Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Farhan Khan Abbasi and you all are watching Executive Coaching Center's online video sessions. अब हम आज जो टॉपिक कर रहे हैं it is comprehension CSS पास पेपर 2002 और comprehensions में मैं आपको ऑलरेडी एक बेसिक मेथोडोलॉजी आपसे शेयर कर चुका हूँ that कि जिस तरह हम प्रेसी में रफ ड्राफ्ट बनाते हैं इस तरह कॉम्प्रीहेंशन के पैसेज में भी एक रफ ड्राफ्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज कॉम्प्रीहेंशन में हम क्या करते हैं कि मेन जो थीम जिसके ऊपर क्वेश्चंस किए जाते हैं उन सेंटेंसेस को स्किम करते हैं, स्किप करके एक्यूरेट सेंटेंस को ब्रैकेट करते हैं, पूरे का पूरा लिटरेचर पढ़ के और क्वेश्चन वाइज ब्रैकेटिंग करके जो मटेरियल काम का है उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं और उस सॉर्ट आउटेड मटेरियल को हम फिर क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के अकॉर्डिंगली जितना मटेरियल हमने ब्रैकेट किया होता है उसको क्वेश्चन नंबर 1 में कॉपी करते हैं, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सो ऑन। तो ये हमारे पास एक एक्सट्रैक्टेड और सॉर्टेड आउट मटेरियल मौजूद होता है। फिर हम उस मटेरियल को, उस रफ ड्राफ्ट को क्वेश्चन वाइज नीट करते हैं, फाइनल ड्राफ्ट बनाते हैं और अपने ही जो एग्जामिनर के वर्ड में हमने सेंटेंसेस पिकअप किए होते हैं, सॉर्ट आउट किए होते हैं, उसको रीफ्रेज कर देते हैं। इससे हमारा जो एक्यूरेसी है वो 100% होती है और जब हम उसको अपनी आसान जबान में, आसान अंग्रेजी में, अपने वर्ड्स में रीफ्रेज करते हैं तो यही बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनर है कि हाउ डिड यू कॉम्प्रीहेंडेड, कि आपने इसमें से क्या कॉम्प्रीहेंड किया। और कॉम्प्रीहेंशन का चूंकि लफ्जी मतलब ही टू अंडरस्टैंड है तो इससे एक वाजिया हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है मैक्सिमम मार्क्स लेने के कि जो एग्जामिनर ने हमसे सवाल किया और जो गिवन मटेरियल या पैसेज हमें दिया गया हमने उसी में से उसके अकॉर्डिंगली अपने वर्ड्स में उसके आंसर्स प्रोड्यूस किए। तो चलते हैं जी स्लाइड्स की तरफ। स्लाइड शेयर करते हैं जी। ये हमारे पास स्लाइड है। हमारे पास जी CSS 2002 की कॉम्प्रीहेंशन, ये जी पास पेपर एग्जामिनेशन 2002 इंग्लिश प्रेसिंग कंपोजिशन और ये हमारे पास आ गया जी पास पेपर। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी फॉलोइंग क्वेश्चंस को आप रीड करें और जो पैसेज को रीड करें और उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको आप आंसर करें। 20 मार्क्स का ये हमसे सवाल पूछा जाता है और उसमें 3, 4 या 5 छोटे छोटे सवाल होते हैं जिसको सॉल्व करना होता है एज पर टेक्निक्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। तो मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है, बार बार भी पढ़ सकते हैं, 2-2, 3-3 बार भी पढ़ सकते हैं ताकि आपके जहन में उनका रिदम आ जाए और फिर आप जब पैसेज को पढ़ें तो बजाय पूरा पैसेज पढ़ने के बाद फिर एक क्वेश्चन पढ़ के उसको ढूंढें या उसको आप स्किम या स्किप करके उस तक पहुंचे या कीवर्ड्स को उसमें से देखें या फिर उसको ब्रैकेट करने के लिए दोबारा एफर्ट करें। तो जब आपने क्वेश्चन पहले से पढ़े होते हैं तो आपको फायदा ये होता है कि आप जहां जहां उस सवाल का जवाब आपको मिल रहा होता है आप उसको ब्रैकेट कर लेते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन जी इस कॉम्प्रीहेंशन में उसने किया है, ये वो कहता है गिव मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड एक्सप्रेशंस इन द पैसेज। जिस तरह के पहले भी पिछले 2001 की कॉम्प्रीहेंशन में भी हमने देखा कि अंडरलाइन वर्ड्स की मीनिंग पूछता है, सिनोनिम नहीं पूछता। और मैंने आपसे पहले भी इस बात के ऊपर कुछ गुजारिशात की जिनमें से इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जब आप किसी भी इस तरह के क्वेश्चन को एड्रेस करें तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, एग्जामिनर वहां उसका क्या मतलब ले रहा है उसको आपने अंडरलाइन एक्सप्रेशन उस जो पैसेज है उसके या मीनिंग देने हैं, जहां वो कहता है उसको एक्सप्लेन करे तो एक सेंटेंस में उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है जी से हाउ एन अर्ली बडिंग फ्लावर बिकम्स अ मैसेज ऑफ हैप्पी डेज। बताइए कि किस तरह एक नया खिलता हुआ फूल जो कली से फूल बन रहा होता है अभी, वो मैसेज देता है अच्छे दिनों के आने की आमद का। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इससे हमें एक अंदाजा ये हो जाता है, मतलब एज पर कॉम्प्रीहेंड जिसको हमने करना है आंसर देना है, बाकी तो हमने मीनिंग लिखने हैं। 10 नंबर का वो क्वेश्चन है। इसमें वो ये पूछ रहा है कि किस तरह कोई नया बडिंग फ्लावर जो है वो आने वाले अच्छे दिनों की मैसेज देता है, पैगाम देता है, एक पैगाम देने वाले का किरदार अदा करता है। तो इसका मतलब है हमारे जो गिवन पैसेज है उसमें कोई ऐसी बात की जा रही है जो कि बहार से मुतल्लिक है, नए मौसम से मुतल्लिक है, बाग से मुतल्लिक है और फूलों से मुतल्लिक है। तो ये भी हमारे जहन में वाज़ह हो जाता है कि हमें
जो पैसेज हमने जिसको रीड अभी करना है उसमें क्या क्या लिटरेचर हो सकता है। नंबर 2, हु अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के मुताबिक कौन कैन मेक द बेस्ट ऑफ द स्प्रिंग सीजन, जो स्प्रिंग सीजन आ रहा है, बाहर का मौसम आ रहा है, उससे बेहतरीन फायदा कौन उठा सकता है राइटर के अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है व्हाई ऑल द एनिमल्स ग्लैड एट द अप्रोच ऑफ स्प्रिंग, क्यों तमाम के तमाम जानवर जो हैं उनमें हशरात भी आ सकते हैं, जैसे ही स्प्रिंग यानी बाहर का मौसम आने वाला होता है और वो बाहर के मौसम के करीब पहुंच जाते हैं और कुछ दिनों में बाहर आने वाली होती है, तो वो इतने खुश क्यों हो जाते हैं। सजेस्ट अ टाइटल फॉर द पैसेज, वेरी गुड। ये मैंने आपको कल भी पहले बताया था पिछले लेक्चर में भी कि बाज का वो आपसे कोई टाइटल भी पूछ सकता है कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज का। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, अभी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, लेकिन रूटीन में अगर हम पास्ट पेपर्स में देखें तो ऐसा है और हो भी सकता है। तो एक तो इसका टाइटल एक्सट्रैक्ट करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि प्रेसी राइटिंग में हम टाइटल एक्सट्रैक्ट करने की टेक्निक्स को जानते हैं। अच्छा जी, पहला तो हमने तलाश करना है कि अर्ली बडिंग फ्लावर जो है वो कैसे एक मैसेंजर बनता है हैप्पी डेज का, और अकॉर्डिंग टू द राइटर वो कौन लोग हैं, वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन शख्सियात हैं, क्या वो कौन से जानवर परिंदे हैं जो बेस्ट यूज ऑफ स्प्रिंग सीजन कर लेते हैं। क्यों एनिमल्स ग्लैड होते हैं जब स्प्रिंग आने वाला होता है, और इसका एक सूटेबल टाइटल। तो अब हम जो हमारा ट्रिक नंबर 2 या गुर नंबर 2 या टेक्निक नंबर 2 है उसके अकॉर्डिंगली पैसेज को पढ़ते हैं। देयर इज इंडीड समथिंग inexpressibly pleasing in the annual renovation of the world and the new display of the treasures of nature। कितनी खूबसूरत उसने लैंग्वेज इस्तेमाल की है। वो कहता है आखिरकार कौन सी ऐसी चीज है जो कि बेहद प्लीज करती है जब सालाना रेनोवेशन होती है। जिस तरह आप अपने घर को दोबारा से रेनोवेट करते हैं, दोबारा से उसको पेंट करते हैं, फर्नीचर रेनोवेट करते हैं, साफ करते हैं, नया करते हैं। जिस तरह अक्सर लोग रमजान में ईद के आने से पहले ऐसा करते हैं, अक्सर किसी के घर को इवेंट होना हो तो वो रेनोवेट करता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने घर को या अपनी कोई भी बिल्डिंग को रेनोवेट तब करते हैं जब हम समझते हैं कि भाई अब इसकी नई शक्ल सूरत होनी चाहिए। तो अब नेचर भी एनुअली रेनोवेट करती है। कितनी खूबसूरत वर्डिंग उसने इस्तेमाल की, यानी कुदरत हमें मैसेज देती है रेनोवेशन का। कुदरत हमें मैसेज देती है कि बोसीदा और पुराने हाल में नहीं रहना, क्योंकि कुदरत भी हर साल एक ऐसा मौसम लेके आती है कि जितनी नेचुरल दुनिया में चीजें हैं, नबातात हैं, मौसम हैं, आपके जो सीजन्स हैं, उसको रेनोवेट किया जाता है। तो दोबारा इसको देखते हैं। आखिरकार समथिंग इनएक्सप्रेसिवली प्लीजिंग एनुअल रेनोवेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड द न्यू डिस्प्ले ऑफ द ट्रेजर्स ऑफ नेचर। तो जो नेचर है वो अपने खजानों को दोबारा डिस्प्ले करती है। तो वो कहता है कुछ तो है इनएक्सप्रेसिवली, कुछ ऐसा है जो इतना ज्यादा प्लीजिंग, लुत्फ अंदोज, अच्छा लगने वाला होता है। किस काम में? एनुअल रेनोवेशन ऑफ द वर्ल्ड, पूरी की पूरी दुनिया को एनुअली रेनोवेट करता है। कौन करता है? नेचर करती है। और क्या करती है? डिस्प्ले करती है अपने छुपे हुए ट्रेजर्स को। ऑब्वियसली बात है, किसी चीज को डिस्प्ले पे, किसी चीज को किसी शोरूम में डिस्प्ले पे तभी रखा जाता है जब उसको उससे किसी को कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना हो। तो दुनिया में रहने वाले इंसानों को, जानवरों को, परिंदों को एक नई अट्रैक्शन देने के लिए, न्यूनेस देने के लिए कुदरत क्या करती है? हर साल पूरी दुनिया को डिस्प्ले करती है। कैसे? ट्रेजर्स ऑफ नेचर से। अब वो ट्रेजर्स ऑफ नेचर क्या है? द डार्कनेस एंड कोल्ड ऑफ विंटर विद द नेकेड डिफॉर्मिटी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। चूंकि राइटर एक ठंडे इलाके का रहने वाला है, ज्यादातर नॉर्दर्न एरियाज के अंग्रेज आपने देखा है इस तरह के लिटरेचर की बातें भी करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब नॉर्दर्न एरियाज में, उनके पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में भी मौसम सरमा होता है, तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली देखे तो वहां पे होता क्या है, वहां पर हर चीज जो है वो झड़ जाती है और बर्फ पड़ी होती है हर जगह पर। कारोबार जिंदगी रुक जाता है, नेचुरल हैजर्ड्स आ जाती हैं। तो उसको वो डार्कनेस एंड कोल्ड ऑफ विंटर से सिंबलाइज करता है, एंड द नेकेड डिफॉर्मिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, एक दरख्त, एक पौधा, एक पत्ता, एक बाग, जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ जाती है, ठंड पड़ जाती है, तो उसकी वो असल सूरत, असल हालत तो रहती नहीं। तो ओपनली हमें नेकेड तौर पे डिफॉर्म कंडीशंस में नेचुरल
प्रोडक्ट्स नजर आ रही होती हैं, ऑन विच वी टर्न आवर आईज, इसमें हम अपनी आंखें देखते हैं लेकिन हमें वो लुभाता नहीं है, हम उसको नहीं देखना पसंद करते। मेक अस रिजॉइस, लेकिन हम खुश हो जाते हैं या हमें खुशी देता है। अब क्या चीज खुशी देता है? एट द सक्सीडिंग सीजन्स, उसके बिल तरतीब उसके बाद में आने वाले सीजन्स। यानी वो ये कहता है कि जब दुनिया डार्कनेस और कोल्ड की वजह से हर नेचुरल चीज जो है डिफॉर्म हो जाती है, सामने नेकेड तौर पर नजर आ रही होती है, जिसपे हमारी आंखें ठहरती नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम रिजॉइस करते हैं, दोबारा खुशी पकड़ते हैं, खुश होते हैं। कब? जब उस मौसम के बाद अगला मौसम सक्सीड हो रहा होता है, एज वेल फॉर व्हाट वी हैव एस्केप्ड, वही जिससे हमने जान छुड़ाई। हमें दो वजह से खुशी मिलती है, एक कि जो आने वाला मौसम है वो पिछले मौसम से बहुत बेहतर होने वाला है, उसमें हर चीज अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी, दरख्त पत्तों से भर जाएंगे, बाग फूलों से भर जाएंगे, परिंदे चहचहाएंगे, तितलियां नजर आएंगी, और हर किस्म की जो जानवर, हशरात और परिंदे हैं वो जाहिर है वो भी सर्दियों में घोंसलों में छुप जाते हैं। तो एक नई नेचर हमें नजर आएगी। एक तो हमें इस चीज की खुशी होती है, और दूसरी क्या खुशी होती है? हम उस डार्क कोल्ड सीजन से एस्केप कर चुके हैं, उससे हम इज्जत से, एहतराम से और बच के निकल आए हैं। एज फॉर व्हाट वी मे एंजॉय, क्योंकि अब हमें वो सीजन मिलने वाला है जिसमें हम क्या करेंगे? मजे करेंगे। एवरी बडिंग फ्लावर विच अ वार्म सिचुएशन ब्रिंग्स अर्ली टू आवर लाइफ, जैसे ही कोई नया फूल, कली से फूल बनने लगता है, यानी सबसे पहले फूल में अगर आप देखें तो उसकी छोटी सी कॉम्पल होती है, उसमें एक बड क्रिएट होता है, एक उभार उसकी टहनी के साथ आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी कली बनती है, फिर वो फूल बनता है। तो वो कहता है हमारे लिए एक नया व्यू लेके आता है, एक नई सिचुएशन लेके आता है। इज कंसिडर्ड बाय अस अ मैसेंजर टू नोटिफाई द अप्रोच ऑफ मोर जॉयस डेज। तो अब ये बात हमारी यानी इंसानों की कर रहा है, यानी एवरी बडिंग फ्लावर एक वार्म सिचुएशन का अर्ली व्यू हमें देता है कि एक बेहतरीन, अच्छा, मॉडरेट वार्म मौसम आने वाला है, फिर ये फूल खिलेगा, एक नया सीजन आने वाला है। तो ये बेसिकली फ्लावर का जो बड है, अर्ली बड जो है, वो मैसेंजर होती है जो हमें नोटिफाई करती है अप्रोच ऑफ मोर जॉयस डेज, कि अब हम उस सीजन, उस लेवल पर आ गए हैं कि पुराने डार्क और कोल्ड सीजन से हमारी जान छूट जाएगी और हम एक और इंजॉयबल, मजा करने वाले सीजन में दाखिल हो गए। तो यहाँ पे वो इंसानों की यानी मेरी आपकी ही बात कर रहा है। तो क्वेश्चन के आंसर तो देखें साथ साथ हमें मिल रहे हैं। द स्प्रिंग अफोर्ड्स टू अ माइंड फ्री फ्रॉम द disturbance of cares or passions, almost everything that our present state make us capable of enjoying। वो कहता है स्प्रिंग ये काबिलियत रखती है, मौसम बहार ये अफोर्ड कर सकता है कि अब हम डिस्टर्बेंस से माइंड फ्री हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, पैशनेट हो जाएं, और हर चीज जो हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट है, फूल हैं, पत्ते हैं, दरख्त है, घास है, नया मौसम है, ठंड बाहर जाके नहीं लग रही, एंजॉय कर सकते हैं। तो उस चीज के लिए हम इतने कैपेबल होते हैं इस नए मौसम के आने के साथ कि हमारा अंदर और बाहर का एज ए इंसान भी, हमारा माहौल या हमारी जो साइकोलॉजी है वो चेंज हो जाती है, और हम इस काबिल होते हैं कि जो ठंड से ठठराए हुए थे, इसी तरह पौधे पत्तों की जो या दरख्तों की जो डीफॉर्म कंडीशन देख देख के हम तंग आए हुए थे, अब वो बेहतर होगी, अब हम एंजॉय करेंगे। द वेरीगेटेड वेंडोर ऑफ द फील्ड्स एंड वुड, मल्टीपल कलर की आपके सामने खेत होंगे, क्योंकि उन पे नए नए फूल खिले होंगे, कहीं सूरजमुखी का खेत होगा, कहीं और किस्म के फ्लावर्स होंगे, कहीं और किस्म के लहलहाते खेत होंगे, मल्टीपल कलर्स होंगे, और डिफरेंट कलर्स की वुड होंगी। आपने देखा होगा कि जब दरख्त के ऊपर सीजन ऑफ कोल्ड आता है, उसके साथ ऑटम भी आ जाता है, तो उसकी टहनियों की शक्ल भी अजीब सी हो जाती है। अब नए रंग की टहनियां, नए रंग के दरख्त, नया एक जो कहते हैं ना रिवाइव किस्म की वुड आपको नजर आती है। द सक्सेशन ऑफ ग्रेटफुल ऑडियस, ऑडियस कहते हैं भद्दी और बुरी चीज को। तो एक जो बुरी हालत थी जिसको उसने डार्क एज कहा, डार्क टाइम कहा, कोल्ड कहा, उसमें जो हर चीज ऐसी बुरी हो चुकी थी,
अब वो एक अगले दौर में जा रही है, और वो दौर क्या है? वो तो स्प्रिंग का सीजन है। द वॉइस ऑफ प्लेयर पोरिंग आउट इट्स नोट्स ऑन एवरी साइड। हर तरफ मजे ही मजे की आवाजें आ रही हैं, परिंदे भी चहक रहे हैं, फूल भी खिल रहे हैं, तितलियां भी उड़ रही हैं, बच्चे भी खुश हैं, खुशबुएं भी आ रही हैं एनवायरनमेंट से, मौसम भी ठीक है, धूप भी नॉर्मल पड़ रही है। क्यों? क्योंकि राइटर जो है नॉर्दर्न एरियाज का रहने वाला है। विद द ग्लैडनेस apparently conceived by every animal from the growth of his food and the calamity of the weather। क्या बात है! अब ये जो आवाजें हैं ये किस चीज की हैं? ये जानवरों की आवाजें हैं, हशरातुल अर्ज की आवाजें हैं। क्यों? क्योंकि अब वो बड़े खुश हो गए हैं, अपरेंटली उनको पता चल गया है, वो इस चीज से कंसीव्ड हैं कि अब उनका नया फूड ग्रो कर गया है। जिस तरह आप भवरे को देखते हैं, जिस तरह आप हनी बी को देखते हैं, जिस तरह आप डिफरेंट किस्म की तितलियों को देखते हैं और परिंदों को देखते हैं, जानवर भी बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका भी खुराक तैयार हो चुकी होती है और नया खुराक उनकी आ गई है। द क्लैमिटी ऑफ द वेदर। अब वो जो बदहाली थी ना मौसम की, जो बुरे क्लैमिटीज आ रही थी, कुदरती आफात थी, अब वो नहीं होंगी। अब बहुत ज्यादा बर्फ नहीं पड़ेगी, अब बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं नहीं चलेंगी, अब हर चीज खुल गई है, एनवायरनमेंट खुल गया है। तो जानवरों को खुशी होती है अब हमारी खुराक का बंदोबस्त भी होगा। थ्रो ओवर द होल अर्थ। और पूरी दुनिया में ये जो बेहतरीन किस्म का एनवायरनमेंट है, एन एयर ऑफ गाइटी, और ऐसी खूबसूरत अच्छा लगने वाली हवा की तरह फैल जाती है, सिग्निफिकेंटली एक्सप्रेस्ड बाय द स्माइल ऑफ नेचर। और ये हर जगह कुदरत पूरी दुनिया में हमें मुस्कुराती हुई नजर आती है। क्यों? जब पहाड़ों पर बर्फ पिघल जाती है, नए पौधे नई घास आ जाती है, तितलियां आ जाती हैं, फूल खिल जाते हैं, पेड़ों पर फल लग जाते हैं और नई फील्ड्स रंग बिरंगी तैयार हो जाती हैं, चहचहाते जानवर परिंदे वहां पर आ जाते हैं। तो ये स्माइल ऑफ नेचर है जो अट्रैक्ट करती है पूरी की पूरी दुनिया को। तो नहीं जी स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से जितना मैंने डिटेल्ड में आपको एक्सप्लेन कर दिया और अंडरलाइंड एक्सप्रेशंस के भी आपको मीनिंग बता दिए हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल असाइनमेंट नहीं है कि आप ये कर सकें। से हाउ एन अर्ली बडिंग फ्लावर बिकम अ मैसेंजर ऑफ हैप्पी डेज। तो कैसे होता है? ऑब्वियस सी बात है, उससे जो पूरे पुराने दिन गुजरे होते हैं वो डार्क होते हैं, वो कोल्ड के होते हैं, उसमें हर चीज डिफॉर्म हुई होती है और उस वजह से हम दिल से भी किसी चीज को नहीं पसंद करते, एनवायरनमेंट भी हमें पसंद नहीं आता, हर तरफ सर्दी होती है। तो जैसे अर्ली बडिंग फ्लावर आता है तो हमें एक मैसेज मिल जाता है कि भाई कुछ अरसे बाद नया सीजन आने वाला है। Who according to the writer can make the best of the spring season? तो स्प्रिंग सीजन से बेस्ट फायदा कौन उठा सकता है? ऑब्वियस सी बात है, वही उठा सकता है जो इस स्प्रिंग सीजन के मैसेज को अंडरस्टैंड करे। और इस मैसेज को अंडरस्टैंड कौन करता है? जिसके लिए मैसेज होता है। Why all the animals glad at the approach of spring? मैंने आपको बता दिया कि एनिमल्स की जो आवाजें आना शुरू होती हैं वो खुश होते हैं, उसकी वजह कि उनको बेहतरीन फूड, नया बिल्कुल न्यू किस्म का फूड मिलेगा। सजेस्ट सूटेबल टाइटल। तो बेहतरीन सूटेबल टाइटल तो इसके लिए आप बना सकते हैं द अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन, द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन। लाइक दिस आप इसको कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपने क्या करना है, इसमें से क्वेश्चन वाइज आपने उठाने हैं रफ ड्राफ्ट में। पहले क्वेश्चन के जो वर्ड्स आप अंडरलाइन या सेंटेंस करेंगे उसको यहाँ लिखना है सॉर्ट आउट करके, दूसरे के यहाँ, तीसरे के यहाँ, इसी तरह फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ तो आपका टाइटल है। तो ये छोटी सी एक असाइनमेंट है, मैंने आसान कर दिया आपके लिए, आप इसको कंप्लीट करें। ईमेल एड्रेस जैसे पहले मैंने आपसे शेयर किया था, यहाँ पर है acc.farhan.css@gmail.com पे आप इसको सेंड कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले जो हमारे लेक्चर सीरीज हैं उसमें हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट पेपर सॉल्व करें। और कुछ मुश्किल पास्ट पेपर हैं जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS के हैं, UPSC के एग्जाम होते हैं, इंडियन पंजाब में PPSC के, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रेड 17 के एग्जाम होते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए। उसमें भी कुछ मुश्किल प्रेसिज एंड कॉम्प्रीहेंशंस हैं। पाकिस्तान और उनका, हमारा और उनका फर्क ये है कि उनके जो क्वेश्चंस हैं उसकी लेंथ भी ज्यादा है और नंबर भी ज्यादा है। सिर्फ प्रेसी का क्वेश्चन 75 नंबर का, 75 मार्क्स का, कॉम्प्रीहेंशन का इस तरह है। तो मैं कोशिश करूंगा कि CSS PMS के पास पेपर साथ साथ कराऊं और साथ साथ एक दो मुश्किल पास पेपर जो हमें लगते हैं उनकी लेंथ ज्यादा है, अगर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं
तो हमारे लिए यहाँ के पेपर सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होते। तो मैं कोशिश करूंगा आने वाले लेक्चर्स में 2018, 19, 20 में जो इंडिया के एग्जाम हुए हैं, आईएएस के एग्जाम और पीपीएससी के, यूपीएससी के, इंशाल्लाह उनके भी पास पेपर को हम लाइव यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाजत थी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज नासिर।